हेलो एवरीवन। तो आज अपने बात करेंगे मेजर चेंजेस इन टैक्स ऑडिट फॉर्म फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। बेसिकली असेसमेंट ईयर 25-26 के टैक्स ऑडिट फॉर्म में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। मोटा मोटी 5 से 6 क्लॉजेस में चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले अपने डिस्कस कर लेते हैं क्लॉज नंबर 22 जो है एमएसएमई रिपोर्टिंग की। तो अभी जो रिपोर्टिंग की मांग रही है, इसमें काफी डिटेल रिपोर्टिंग मांग रही है। तो इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या रिपोर्टिंग मांग रही है। तो वो रिपोर्टिंग क्या है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट। मतलब एमएसएमई एक्ट के अंदर जो भी इंटरेस्ट इन एडमिसिबल है, मतलब अलाउड नहीं है, तो उसकी रिपोर्टिंग मांगी गई है। जनरली एमएसएमई को जो भी पेमेंट होता है और उस पर अगर कोई इंटरेस्ट बन रहा है तो वो इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाता है। तो पहला रिपोर्टिंग उसी के मांगी है। दूसरा मांगा है कि टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एमएसएमई, मतलब टोटल अमाउंट कितने पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी एमएसएमई क्रेडिटर को। तो वो एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे मांग रही है। नेक्स्ट जो मांगा गया है कि जो टोटल पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी उसमें से विद इन 45 डेज आपने कितना पेमेंट कर दिया है। मतलब जो भी बिल थे उसके 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना रहता है। तो वो सेक्शन 15 में बोला गया है एमएसएमई एक्ट के अंदर, तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे उसकी रिपोर्टिंग मांगी गई। नेक्स्ट जो मांगा है कि जो पेमेंट आपने किया है आफ्टर 45 डेज, यहाँ पे लैंग्वेज यूज किया गया है नॉट पेड अप टू द टाइम गिवन अंडर सेक्शन 15। मतलब 45 दिन का टाइम लिमिट जनरली दिया हुआ रहता है एग्रीमेंट के केस में। नॉन एग्रीमेंट के केस में 15 डेज कंसिडर करते हैं। तो अगर 45 डेज के बाद वाला अगर पेमेंट है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग मांगा है। तो बेसिकली 3 रिपोर्टिंग है। एक जो इंटरेस्ट डिसअलाउ हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग मांग ली अलग से। दूसरा जो मांग रहा है टोटल पेमेंट कितना हो रहा है एमएसएमई को उसकी। तीसरा मांग रहा है कि विद इन 45 डेज आपने कितना पेमेंट कर दिया एमएसएमई को। नेक्स्ट जो पेमेंट मांगी जा रही है आफ्टर 45 डेज आपने कितना पेमेंट किया है। तो आफ्टर 45 डेज वाला तो उसी साल में अलाउड होता है जिस साल में पेमेंट होता है। एक यहाँ पे सिनारियो निकल के आता है कि अगर आपकी एमएसएमई के बिल मार्च की है, ठीक है ना, 1 मार्च पकड़ लेते हैं, तो 1 मार्च की पेमेंट आपको करना था विद इन 45 डेज। तो 45 डेज निकल के आता है 15 अप्रैल सिंप्लिसिटी के लिए। तो 15 अप्रैल के अंदर आपने अगर पेमेंट कर दिया तो उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउड हो जाएगा जिस फाइनेंशियल ईयर का बिल था। अगर 45 डेज के बाद पेमेंट करोगे तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट किया। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 चीजें रिक्वायरमेंट है जो आपने डिस्कस किया। अच्छा, ये देख लेते कि पहले क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे पास पुराना भी फॉर्म है, उसमें बेसिकली 2 चीज मांगा गया था। एक मांगा गया था कि जो इंटरेस्ट डिसअलाउड था उसकी रिपोर्टिंग थी, और दूसरा था ऐसे पेमेंट जो 45 डेज के बाद का है और वो डिसअलाउड है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले ये रिपोर्टिंग थी। तो एमएसएमई को लेके यही मेजर चेंजेस था। और भी चेंजेस हैं, अपने उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक जो चेंजेस आ गया है क्लॉज 21। क्लॉज 21 में एक नया रिपोर्टिंग आ गया है प्रेजेंटिव टैक्सेशन फॉर नॉन रेसिडेंट क्रूज ऑपरेटर। तो इसको भी क्लॉज 22 में क्लॉज 12 में इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 29। यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्शन थे जो अभी टाइम के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो टाइम के हिसाब से ये ऑब्सोलेट हो चुके हैं। मतलब इसका एक स्पेसिफिक टाइम था जहां पे ये ऑपरेटिव था, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये सारे सेक्शन अभी डिलीट कर दिए गए। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, 32AD इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, ये सब सारे सेक्शन थे जिसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है अपना रिपोर्टिंग ऑफ रेगुलेटरी वायलेशन एंड सेटलमेंट एक्सपेंस। इसकी रिपोर्टिंग पहले भी थी, अभी थोड़ा इसका रिपोर्टिंग डिटेल में मांग रहा है। कोई सेटलमेंट वगैरह हुआ है तो उसके भी रिपोर्टिंग यहाँ पे मांगेंगे। मतलब कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो किसी एक्ट को वायलेट करता है, या ऐसे एक्सपेंस जो डिसअलाउड है या लीगल नहीं है, तो वो सारे एक्सपेंस पहले भी डिसअलाउड थे, अभी थोड़ी सी डिटेल रिपोर्टिंग कर दी है।
इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वो सारी रिपोर्टिंग यहाँ पे मांगी है। क्लॉज 22 आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसका एग्जाम्पल अपने देखें क्लॉज 22 का, तो मान लीजिए कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख का परचेज किया MSME क्रेडिटर से। तो 6 लाख में से 4 लाख रुपया विद इन फाइनेंशियल ईयर विद इन 45 डेज पेमेंट हो गया। 75,000 विद इन फाइनेंशियल ईयर बट आफ्टर 45 डेज पेमेंट हुआ और मार्च में आउटस्टैंडिंग रहेंगे 1,25,000। अगर इस पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मान लेते हैं 8,500 रुपया बन रहा है, तो ये डिसअलाउड होगा और ये उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो 1,25,000 मार्च में आउटस्टैंडिंग रह गया, ये डिसअलाउड होगा और इसकी भी रिपोर्टिंग वहां पे सेपरेटली करनी होगी। मार्च में जो आउटस्टैंडिंग रह गया, इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि ये आउटस्टैंडिंग मोर देन 45 डेज है या लेस देन 45 डेज है। अगर वो मार्च में आउटस्टैंडिंग था और लेस देन 45 डेज है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिल पेमेंट हो गया, तो ये अलाउ हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखना है। क्लॉज 22 के कारण क्लॉज 26 में भी एक माइनर चेंजेस किए गए। क्लॉज 26 के अंदर यहाँ पे एक रिपोर्टिंग रहती है बी में, was incurred in the previous year and paid one before the due date of furnishing of return of income। तो जनरली 43B के अंदर वो पेमेंट अलाउड होते हैं जो ITR की फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले पेमेंट हो जाते हैं, बट यहाँ पे MSME क्रेडिटर का जो पेमेंट है वो कवर्ड नहीं होगा। इसकी यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर दी गई है। नेक्स्ट जो है क्लॉज 28 एंड क्लॉज 29 में जो रिपोर्टिंग थे उसको डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। क्लॉज 31A, इसमें माइनर से चेंज किया गया है। कोड ऑफ द नेचर ऑफ सच अमाउंट एक्सेप्टेड और टेकन का एक फर्दर रिपोर्टिंग मांगा गया है। नेक्स्ट जो है क्लॉज नंबर 36B, एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। इसमें अगर आपको बायबैक से रिलेटेड कोई पैसा मिला है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करनी रहेगी। जो आपको कंसिडरेशन मिला वन बायबैक और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर क्या था, मतलब जो शेयर बायबैक हुआ आपका उस पर कितना पैसा मिला और उसकी कॉस्ट क्या थी, ये रिपोर्टिंग मांगा गया होता है और इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होता है। बाकी ये है कि क्या क्या फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म 3C बेसिकली उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसका अदर एक्ट में ऑडिट होता है। फॉर्म 3C भी एप्लीकेबल होता है जो डायरेक्ट इनकम टैक्स में ही ऑडिट होता है। एग्जांपल के लिए प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और फॉर्म 3CD जिसमें सारा अपना रिपोर्टिंग करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अपने एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।